नमस्कार, मैं शैलेंद्र कुमार वर्मा, सहायक प्राध्यापक भूगोल, शासकीय गजानन अग्रवाल महाविद्यालय भाटापारा में पदस्थ हूँ। आज हम BA BSc द्वितीय वर्ष भूगोल के प्रथम प्रश्न पत्र आर्थिक एवं संसाधन भूगोल के इकाई चौथा टॉपिक तीसरा विकासशील देशों पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, इस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं कि भूमंडलीकरण क्या है। भूमंडलीकरण शब्द अभी व्यापक रूप से हमारे सामने हम लोग को देखने को मिलता है, कई बार हमको सुनने में आता है। हम देखते हैं भूमंडलीकरण दो शब्दों से मिलकर बना है, भू और मंडलीकरण। भू का अर्थ होता है भूमि और मंडलीकरण का अर्थ होता है समाहित होना। इस तरह से अगर पूरी पृथ्वी के सारे संसार के जितने भी देश हैं, इनकी भूमियों को, अपनी सीमाओं को अगर तोड़ करके ये एक साथ समाहित हो जाते हैं किसी उद्देश्य को लेकर के, तो इसको भूमंडलीकरण कहा जाता है। भूमंडलीकरण शब्द जो है 1970 के दशक में जब उपग्रह चित्रों के द्वारा पृथ्वी का मानचित्रण जब किया गया था, चित्र लिया गया था, तो एक नीले ग्रह के रूप में इस जो आभा आई थी, इसी के साथ साथ में इसको नील ग्रह की भी संज्ञा दी गई, ब्लू प्लैनेट भी कहा गया। 1980 के दशक में विश्व को वैश्विक ग्राम की संज्ञा दी जाने लगी। भूमंडलीकरण के प्रसार में वस्तुओं और सेवाओं के साथ साथ विचारों के मुक्त प्रवाह पर भी बल दिया गया, या इसने भी प्रभाव डाला। वैचारिक जो प्रभाव थे एक देश से दूसरे देश की तरफ ये बढ़े हैं। और सी के अनुसार भूमंडलीकरण एक प्रक्रिया है जो लहर दर लहर प्रसारित होती है। इसके द्वारा विश्व के विभिन्न देशों के उत्पाद एवं बाजार पहले की अपेक्षा गहनतर ग्रंथित तथा परस्पर निर्भर होते जाते हैं, जो पूंजी प्रौद्योगिकी के प्रवाह एवं वस्तुओं की गतिशीलता को संचालित करते हैं। भूमंडलीकरण की पृष्ठभूमि हजारों वर्ष पुरानी है। भारत के संदर्भ में अगर हम देखें, भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं से सदैव अनुप्रमाणित रही है, किंतु यह अवधारणा आर्थिक न होकर के पूर्णतः सांस्कृतिक थी। इस अवधारणा के तहत आत्मनिर्भरता भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार बना। वर्तमान संदर्भ में देखेंगे तो विश्व स्पष्टतः तीन आर्थिक श्रेणियों में बटा हुआ है: विकसित देश, विकासशील देश और अल्प विकसित देश। विकसित देश हम किसे कहेंगे? विकसित देशों की अर्थव्यवस्था की पृष्ठ समृद्धि, उसका बहुमुखी विकास विकसित औद्योगिक स्वरूप से बंधा हुआ है। सभी विकसित देशों की प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति उत्पादन एवं उपभोग का स्तर संतुलन एवं औद्योगिकता के कारण से बहुत ऊंचा है। आधुनिक विश्व का मुख्य वैश्वीकरण मुख्यतः विकसित देशों के इर्द गिर्द केंद्रित है। ये देश विश्व के प्राकृतिक संसाधनों का मुख्य भाग खर्च करते हैं। इन देशों के लोग विश्व जनसंख्या का केवल 20% है, परंतु ये पृथ्वी की प्राकृतिक संसाधनों के 80% का उपयोग करते हैं। इसका कारण है आधुनिक प्रौद्योगिकी पर उनका नियंत्रण। ये देश हैं मुख्यतः हम देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप के पश्चिमी यूरोप के 18 देश, जिसमें से है आपका स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी, फ्रांस, और अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका। ये जो देश हैं ये वर्तमान समय में आर्थिक दृष्टि से संपन्न देश या विकसित देश कहे जाते हैं। विकासशील देश विश्व के बहुसंख्यक लगभग 75% देश जो हैं विकासशील देश हैं। इस बड़े समूह के अंतर्गत जापान एवं सिंगापुर छोड़ करके लगभग पूरा एशिया और पूरा दक्षिण अफ्रीका को छोड़ करके पूरा अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देश, ये सभी देश विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं। चूंकि ये देश काफी समय तक औपनिवेशीकरण के कारण से यह काफी समय तक गुलाम देश रहे हैं, इसकी वजह से इनका आर्थिक विकास उस गति से अभी वर्तमान समय में नहीं हो पाया है, जिस गति से इनकी संसाधनों की जहां पे बहुलता है और इस गति से जहां पर इनका विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। वर्तमान समय में भी यह देश लगभग प्रौद्योगिकी के लिए या हथियारों के लिए या पूंजी और कौशल के लिए वर्तमान में भी ये विकसित देशों पर आश्रित हैं, और इन विकासशील देशों में ही विश्व की 80% जनसंख्या निवास करती है। आधुनिक समय में हम देखते हैं कि वैश्वीकरण की क्या विशेषताएं हैं।
वर्तमान वैश्वीकरण किस प्रकार से हमारे विकासशील देशों के ऊपर प्रभाव डालता है। आधुनिक वैश्वीकरण जो है विकसित देशों के इर्द गिर्द केंद्रित है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में सबसे पहले प्रौद्योगिकी के विकास ने ही उन देशों को विकसित बनाया जिन देशों ने प्रौद्योगिकी में विकास किया, जिन्होंने आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल किया, वे अपने संसाधनों का समुचित उपयोग कर पाए और वे आर्थिक रूप से अधिक समुन्नत हो पाए। और ये देश फिर उन देशों पे जहां पर संसाधन उपलब्ध थे और तकनीकी उपलब्ध नहीं थी, उन देशों पर अपना बाजार उन्होंने कायम किया। तो इस तरह से विकसित देश अपने इर्द गिर्द ही इस बाजार का ताना बाना इन्होंने बुना हुआ है। दूसरा, विज्ञान एवं तकनीकी पर आधारित वर्तमान वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन या भूमंडलीकरण। वर्तमान समय में हम देखते हैं प्राचीन काल और वर्तमान समय में भूमंडलीकरण का जो कॉन्सेप्ट था उसमें यही अंतर आया है। प्राचीन काल में हम ये सोचते थे कि केवल व्यापार करना ही एक देश से दूसरे देश, जैसे हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में मेसोपोटामिया की सभ्यता और उसी के साथ में मिस्र की सभ्यता भी साथ ही साथ विकसित हुई और वो केवल व्यापार पर आधारित हुआ करते थे। लेकिन वर्तमान समय में जो देश ज्यादा विकसित है तकनीकी ज्ञान के रूप में, वो क्या करते हैं, अन्य देशों के ऊपर अपना बाजार विकसित करते हैं और वहां के जो संसाधन है उसको उपयोग करते हैं। इस तरह से हम देखेंगे विज्ञान एवं तकनीकी जो ज्यादा विकसित होगा वही इस वैश्वीकरण में अग्रणी भूमिका निभाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अर्थव्यवस्था का खुलापन या उदारीकरण। जो तीसरा पॉइंट है अपने पास, अर्थव्यवस्था का खुलापन या उदारीकरण। वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य ही है कि हम अपने उत्पादों को एक बाजार दे सके। जब हम अपने उत्पादों को बाजार में जब उतारना चाहते हैं तो उस उत्पाद को खरीदने वाली हमारे पास एक बहुसंख्यक बाजार भी होना चाहिए, उस उत्पाद को खरीदने वाले ग्राहक भी होने चाहिए। तो वो ग्राहक हमको उपलब्ध कराते हैं यह विकासशील देश। जो विकासशील देश है उनके पास पर्याप्त जनसंख्या है। लगभग मैंने जैसे पहले बताया कि लगभग 80% जनसंख्या इस विकासशील देशों में निवास करती है। और जब ये विकासशील देश अपने बाजारों को खोलती है, जैसे हम एक उदाहरण के रूप में ले 1991 से पहले भारत जो है लगभग एक ऐसी अर्थव्यवस्था थी जो काफी हद तक बंद थी। भारत में गवर्नमेंट सेक्टर से ही सारी चीजें उत्पादित की जाती थी और वितरण प्रणाली पर भी गवर्नमेंट का ही काफी हाथ हुआ करता था। फिर भारत के उस गति से जो भारत जो है उतनी गति से विकसित नहीं हो पाई थी जिस गति से उनको विकसित होना था। 1991 में उदारीकरण की नीति अपनाई गई। उदारीकरण के साथ साथ बाजार को खोला भी गया। तो इस तरह से बाजार जो है अर्थव्यवस्था का खुलापन होने से यहाँ पर नई नई विदेशी कंपनियां आई, यहाँ पे अपने उद्योग लगाए और भारत का जो है जो जनसंख्या है एक बड़े बाजार के रूप में उनको मिला और ग्राहकों को यहाँ पे संतुष्टि मिली। इस तरह से हम देखते हैं अर्थव्यवस्था का खुलापन या उदारीकरण भी वर्तमान वैश्वीकरण की विशेषता है। राजनीति का अंतरराष्ट्रीयकरण जो हमारे पास अगला पॉइंट है, हम देखते हैं राजनीति का अंतरराष्ट्रीयकरण। राजनीति जो है आज केवल एक देश की राजनीति नहीं होती है। जैसे अगर हम देखेंगे जो हमारे मित्र राष्ट्र हैं, मित्र राष्ट्र जब चुनाव वहां पे होते हैं तो हमारी निगाह वहां के होने वाले चुनावों पे लगी रहती है कि कौन सी पार्टी वहां पे लीडिंग करने वाली है, क्योंकि उनकी विचारधारा हमारी विचारधारा से अगर मिलेगी तो हम आपस में व्यापार या अन्य तकनीकी ज्ञान का आदान प्रदान कर पाएंगे। तो जैसे भारत में अगर चुनाव होता है, अमेरिका का बहुत ज्यादा ध्यान हमारे भारत के ऊपर रहता है, फ्रांस का ध्यान हमारे ऊपर रहता है, यूनाइटेड किंगडम का पूरा ध्यान रहता है, रसिया भी पूरा निगाह यहाँ पे लगाए हुए रहता है कि कौन सी पार्टी यहाँ पे लीडिंग होने वाली है, कौन सी पार्टी यहाँ पे सरकार बनाने वाली है। और इस तरह से इस विचारधारा के माध्यम से पूरे विश्व में राजनीति अब केवल उस देश की राजनीति ना होकर के पूरे विश्व की राजनीति हो जाती है। और अपने मित्र राष्ट्रों के हितों के लिए फिर वो अपने बाजारों को, अपने अर्थतंत्र को, अपने विज्ञान को, अपनी तकनीकी को फिर वो खोलते हैं और एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं विश्व एक बाजार के रूप में स्थापित। अब बार बार वही बातें आ रही है कि बाजार बाजार बाजार, लेकिन हम इस चीज को गार्ड बांध ले कि जब वैश्वीकरण की बात जब हम बात कर रहे हैं, भूमंडलीकरण की जब बात कर रहे हैं, तो वे विकसित देश
केवल बाजार को ही ध्यान देते हैं, केवल अपने हितों को ध्यान देते हैं, ताकि वो विकासशील देशों के संसाधनों का भरपूर उपयोग अपने लिए कर सकें। जैसे मैंने पहले ही बताया कि लगभग विश्व की 20% जनसंख्या विश्व के 80% संसाधनों का उपयोग करती है। तो ये बाजार का एक रूप में स्थापित है। जितने भी विकासशील देश हैं वो विकासशील देश जैसे जैसे इनमें परचेसिंग पावर बढ़ेगा, जैसे जैसे इसमें खरीदारी की क्षमता बढ़ेगी, यह विकसित देशों के उत्पाद के लिए खरीदार के रूप में, एक बाजार के रूप में स्थापित होंगे। ये अभी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं सांस्कृतिक विशेषताओं का उपयोग उपभोक्ता के रूप में। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अगर हम बात करेंगे सांस्कृतिक विशेषताएं, भारत की सांस्कृतिक विशेषताएं क्या? भारत के त्योहार, अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियां, अलग अलग त्योहार, अलग अलग जगहों पे हम साल भर हम उत्सव मनाने रहते हैं। लेकिन इन उत्सवों में पिछले कुछ सालों में हमने देखा होगा कि जैसे जैसे हमारे पास आता है दिवाली का त्योहार आता है, चाइना का एक बड़ा सा मार्केट आ जाता है हमारे पास पटाखों के रूप में। जैसे हमारे पास न्यू ईयर आता है तो न्यू ईयर के पहले और न्यू ईयर के आसपास में क्रिसमस के समय अमेरिका का बाजार या हमारे पास बहुत सारे जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं या जो ऑनलाइन बिजनेस करने वाली कंपनियां हैं, बाजार में ढेरों छूट के ऑफर हमारे पास आ जाते हैं न्यू ईयर के समय में, दीपावली के समय में। तो ऐसे ये जो हमारी जो संस्कृति है इसको केवल और केवल एक बाजार के रूप में, एक उपभोक्ता के रूप में, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदारी कर सके, इस तरह से ऐसी पॉलिसियां बनाई जाती हैं और यही आधुनिक वैश्वीकरण की विशेषताएं हैं। अब हम देखते हैं विकासशील देशों पर भूमंडलीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है। तो भारत एवं भारत जैसे विकासशील देशों पर वैश्वीकरण के सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सकारात्मक प्रभावों के ऊपर। सकारात्मक प्रभाव में हम देखते हैं सबसे पहला है आर्थिक क्रियाओं में तेजी आती है। जैसे ही हम भूमंडलीकरण की बात करते हैं, हम अपने बाजारों को खोलते हैं, हम अपने देश की सीमाओं को खोलते हैं और बाहर के जो इंडस्ट्रीज है वो आकर के हमारे यहाँ उद्योग स्थापित करते हैं, तो सबसे पहले होता है हमारे जो युवा है उनको रोजगार की प्राप्ति होती है और रोजगार की प्राप्ति होने पर उनके पास आय आता है और आय आने के साथ उसमें खर्च करने की क्षमता बढ़ती है। इस तरह से आर्थिक क्रियाओं में तेजी आ जाती है। दूसरा है विदेशी निवेश तथा तकनीकी का आगमन। विदेशी निवेश तथा तकनीकी के आगमन का मतलब यह है कि जब हमारा बाजार खुलता है, सकारात्मक प्रभाव है, जब भारत में बाजार खोला गया तो आसपास के जितने भी जो देश थे, चाहे संयुक्त राज्य अमेरिका हो, चाहे जापान हो या आपके चाइना हो, ये सभी यहाँ पर अपनी कंपनियों के निवेश यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ के संसाधनों के, जैसे स्टील फैक्ट्री लगाना है, पावर उद्योग लगाना है, इस तरह से भारत में बहुत सारे उद्योग विदेशी कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा स्थापित किए गए हैं। तो इसके साथ साथ उनके तकनीकी का ज्ञान, उनकी मशीनों के साथ उनके इंजीनियर्स, ये सब यहाँ पे आते हैं और भारत में या विकासशील देशों में अपनी कंपनियां स्थापित करके इसको विकसित करते हैं। इसके बाद देखते हैं तीसरा जो पॉइंट है अपने पास, विदेशी मुद्रा कोष में वृद्धि। वर्तमान समय में हम देखेंगे एक समय ऐसा था जब हमारे पास विदेशी मुद्रा की इतनी कमी हो गई थी, केवल भारत 1 महीने ही चल सकता था या 1 महीने का पेमेंट कर सकता था। 1991 के आसपास की ये घटनाएं थी जब उदारीकरण किया गया, भारत में कंपनियां आई, लोगों के पास रोजगार हुआ, रोजगार होने के बाद भारत जो है, भारत से भी काफी तकनीकी कुशलता वाले योग्य जो इंजीनियर्स हैं और तकनीशियन हैं, ये अलग अलग देशों में जाकर के, अमेरिका में और आपके अरब कंट्रीज में जितने तेल के कुएं हैं वहां पर जाकर के, और चाइना में, ऑस्ट्रेलिया में काफी लोग हमारे हैं, दक्षिण अफ्रीका में काफी हमारे भारतीय युवक हैं जो वहां पर काम करते हैं और वो आय के रूप में अपने एक हिस्से को भारत में भेजते हैं और इस तरह से हमारे पास भारत में विदेशी मुद्रा का भंडार विकसित होता है। और इसके बाद हमारे पास आता है सस्ते एवं गुणवत्ता युक्त उत्पाद। जब हमारे पास आधुनिक तकनीकी आई तो हमारे उत्पादों की गुणवत्ता में भी वृद्धि हुई। नई नई तकनीकों से हमने जब उत्पाद हमने बनाए तो पुराने जो तकनीकी से जो बनने वाले जो उत्पाद जो थे, जो बनने वाले जो चीजें थी,
वह उनकी गुणवत्ता में सुधार हुआ, साथ ही साथ तकनीकी के विकास से वो सस्ते भी हुए। जैसे एक हम उदाहरण के रूप में कपड़ों के रूप में ले लें, हथकरघा में जितने जो उत्पाद हमारे पास होते थे वह चूंकि काफी श्रम साध्य होते थे, इसलिए वो महंगे भी होते थे। लेकिन वही जब मशीनें जब उसकी आई और मशीनों के प्रभाव से जब वो काफी मात्रा में उत्पादन होने लग गई तो वो सस्ते हो गए। इस तरह से हम देखते हैं सस्ते एवं गुणवत्ता युक्त उत्पाद का भी हमको प्रभाव देखने को मिला। इसके बाद हम देखते हैं पांचवा, उपभोक्ता विकल्प में विस्तार। जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ, हमारे पास विभिन्न देशों के उत्पाद आने लग गए, माल आने लग गए, तो जनता के पास उसके लिए खरीदने के लिए चॉइस हो गई। पहले हमारे पास फ्रिज का एक ही मॉडल हुआ करता था या वॉशिंग मशीन का एक मॉडल हुआ करता था, अब ये हमको हजारों प्रकार के मॉडल, जैसे हम एक उदाहरण ले आपके मोबाइल, हम एक मोबाइल खरीदते हैं, 7 दिन बाद उसका नया एडवांस वर्जन लॉन्च हो जाता है। इस तरह से उत्पादों में विस्तार, विकल्प में विस्तार हुआ और पब्लिक के पास अपनी जितनी परचेसिंग पावर है या खरीदारी की क्षमता है उसके आधार पर उनके विकल्पों में काफी सारे विकल्प उनको दिखाई पड़ते हैं या मिल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं छठवां है संस्कृतियों का विविधीकरण। संस्कृतियों का विविधीकरण मतलब जैसे जैसे हम देखते हैं यह एक ऐसा है कि भारत में हम देखेंगे इससे पहले हम केवल त्योहारों को मनाते थे, जैसे होली, दीपावली या अन्य जो कल्चरल जो होते थे, सांस्कृतिक जो धार्मिक जो होते थे। लेकिन अब वर्तमान समय में एक चीज और आ गया है, जैसे हम देखते हैं 8 मार्च हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया, 22 अप्रैल अभी हमने पृथ्वी दिवस मनाया, इसी तरह से वैलेंटाइन डेज और बाकी चीजें जो है, या हम देखेंगे न्यू ईयर के ऊपर काफी सारे उत्पाद हमारे सामने आते हैं, बाजार अपने खोल दिए जाते हैं वैलेंटाइन डेज पे, इतनी सारी यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज हो जाती हैं, होटल और पार्क पूरे भरे हुए होते हैं। ये वही कारण है इसका संस्कृतियों का विविधीकरण का, और ये एक बाजार की तरह इसको यूज किया जाता है। सातवां हमारे पास हम पॉइंट देख रहे हैं, तीव्र गति के संचार एवं यातायात के साधनों में वृद्धि। जैसे जैसे तकनीकी का विकास हुआ, भूमंडलीकरण हुआ, देशों के द्वारा, विकसित देशों के द्वारा विकासशील देशों में अपनी तकनीकी का विस्तार किया गया। अभी हम देखेंगे संचार के माध्यम के रूप में पहले हमारे पास क्या क्या हुआ करते थे। संचार के माध्यम के रूप में हमारे पास टेलीविजन हुआ करते थे, मुश्किल से 8-10 चैनल हुआ करते थे, अभी हमारे पास हजारों चैनल उपलब्ध हैं। मोबाइल के रूप में हम देखेंगे हमारे पास 2G 3G को छोड़िए, अब तो 5G पर भी हम जाने लग रहे हैं। इंटरनेट की इतनी स्पीड हो गई है, हम अपने जो संचार जो बातें हैं उसको विदिन सेकेंड्स हम पूरे विश्व में फैला सकते हैं। यूट्यूब में हमने डाल दिया, 1 घंटे में हजारों उसमें व्यूज आ जाते हैं। और इसी तरह से हम देखेंगे यातायात के साधनों में भारत अभी बुलेट ट्रेन चलाने जा रहा है, गुजरात में ये बनने जा रहा है। इसी तरह से वायुयान के द्वारा हम कहीं पर भी विश्व में हम कुछ ही घंटों में पहुंच सकते हैं। हमारे पास इतने तीव्र गति के वायुयान उपलब्ध हैं कि हम एक जगह से दूसरी जगह हम कुछ ही घंटों में पहुंच जाते हैं। और यह जो है सकारात्मक प्रभाव ही है वैश्वीकरण के, ग्लोबलाइजेशन के। और इसके द्वारा हम एक देश से दूसरे देश की निर्बाध यात्रा भी कर सकते हैं। पहले काफी इंस्ट्रक्शंस हुआ करते थे कि हम इस देश में यात्रा नहीं कर सकते या उस देश में यात्रा नहीं कर सकते, लेकिन जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है लोग एक देश से दूसरे देश में यात्राओं में बढ़ोतरी हुई है। भारत में भी पर्यटन काफी विकसित हुआ है। जितने भी विकासशील देश हैं जैसे थाईलैंड वगैरह है, थाईलैंड तो काफी पर्यटन के नाम से ही वो एक काफी अच्छी कंट्री बन गई है, काफी वहां पे लोगों का आय बढ़ा हुआ है पर्यटन उद्योग के रूप में। भारत में भी काफी संभावनाएं हमको दिख रही हैं। अब हम देखते हैं इसके नकारात्मक प्रभाव। सबसे बड़ा इसका नकारात्मक प्रभाव है, सबसे पहला जिसके ऊपर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा आपका, वो है उपभोक्तावाद का प्रसार। उपभोक्तावाद का प्रसार कहने का मतलब यह है कि आदमी, जो भी विकसित देश हैं, अपने उत्पाद को बेचने के लिए किसी भी हद तक वो विज्ञापन करते हैं। और उपभोक्तावाद मतलब जो हमको जरूरी नहीं है चीजें, वो भी हमको ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए अब आवश्यक होने जा रही है। बहुत समय पहले हमारे पास बहुत सारी चीजें नहीं हुआ करती थी। जैसे हम देखेंगे हमारे दैनिक उपयोग की वस्तुओं में हम नहाने के रूप में अगर एक साबुन का इस्तेमाल कर रहे हैं
तो अब हम क्या करते हैं, नहाने के लिए अलग अलग साबुन करते हैं, बाल धोने के लिए अलग साबुन का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद आफ्टर से पहले प्री शेव लोशन करेंगे इस्तेमाल, झाग का इस्तेमाल करेंगे, फिर शेव करने के बाद आफ्टर शेव लोशन का इस्तेमाल करेंगे, नहाने के बाद अलग से डिओड्रेंट का इस्तेमाल करेंगे। और इन चीजों का उत्पादन का जो विज्ञापन है आप देखेंगे आपके टीवी में 24 घंटे आपको इन चीजों के बारे में दर्शाया जाता है, जैसे कि इनके बिना आपका जीवन अधूरा है। और यही उपभोक्तावाद का सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव है। दूसरा है हमारे पास पर्यावरण का अवनयन। तो जैसे जैसे हम ग्लोबलाइजेशन की ओर जा रहे हैं, विदेशों से कंपनियां आ रही हैं, क्योंकि वो अपने देश को छोड़ करके आपके देश में अपने उद्योग लगा रहे हैं। मतलब भूमि आपकी, हवा आपका, पानी आपका, लोग आपके, उत्पादन उनका। तो इस तरह से पर्यावरण पर काफी उसका दुष्प्रभाव पड़ा है। जैसे भारत में भी हमने देखा यूनियन कार्बाइड का एक केस हुआ था, भारत जिसको अपन भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानते हैं, वह अमेरिकी कंपनी था और उसने अपनी रिस्पांसिबिलिटी नहीं निभाई। तो इस तरह से हम देखेंगे पर्यावरण का अवनयन काफी तेजी से हुआ है इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से। पहले विकसित देशों में जहां पर हम देखेंगे जर्मनी या ब्रिटेन में जहां को कोयले जला करके जब ईंधन का इस्तेमाल किया जाता था, वह जो क्षेत्र है पूरा काला काला या बहुत ज्यादा उसमें नजर आता था। अब वही जो चीजें जो वहां पर अब वहां के पर्यावरण स्वच्छ होते जा रहे हैं, वो अपने यहाँ से उन टाइप के उद्योगों को हटा जा रहे हैं जहां पर कार्बन का उत्सर्जन ज्यादा से ज्यादा होता है। अब वो सभी कहां आ गए हैं, विकासशील देशों की ओर आ गए हैं। शहरीकरण में वृद्धि, तीसरा पॉइंट है शहरीकरण में वृद्धि। जैसे जैसे उद्योगों का विस्तार होता है, लोग उन उद्योगों में काम करने के लिए जाते हैं, या द्वितीयक या तृतीयक जब जो उद्योग है उसके ऊपर जब केंद्रित होता है तो वो एक बड़े शहर का रूप लेते जाते हैं। वर्तमान में भारत में हम देखेंगे पहले जो छोटे छोटे शहर हुआ करते थे, अब 10 लाखी नगर के रूप में हमारे सामने विकसित हो गए हैं। 35 तो हमारे 10 लाखी नगर 2001 की जनगणना के अनुसार हो चुके थे। 4 हमारे बड़े मेगा सिटीज हैं जहां पर 1 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या थी, और 10 लाख नगरों की जनसंख्या 35 से ऊपर 2001 की जनगणना में हो चुकी थी। इसके बाद हम देखते हैं कृषि का अवनयन। हमारा सारा ध्यान औद्योगिकरण और मशीनीकरण और इसकी ओर जा रहा है कि हम द्वितीयक और तृतीयक उत्पाद की ओर, या हम द्वितीयक या तृतीयक उद्योग की ओर हम जा रहे हैं, और हमारा प्राथमिक उद्योग जो है कृषि की ओर लोगों का ध्यान कम जा रहा है। और जो ध्यान गया भी है, अगर हमने थोड़ा सा अपने खाद्यान्न में उत्पादन में वृद्धि करना चाहा है तो उसमें कीटनाशकों का प्रभाव ज्यादा से ज्यादा हमने किया, ज्यादा से ज्यादा हमने रासायनिक खादों का इस्तेमाल किया, क्योंकि हमको खाद्यान्न की आवश्यकता है। हमारे पास बहुत बड़ी जनसंख्या है, जितने भी विकासशील देश हैं उन सभी विकासशील देशों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, और उस बड़ी जनसंख्या के भरण पोषण के लिए हमको ज्यादा से ज्यादा खाद्यान्न चाहिए। और भूमि की गुणवत्ता वैसे भी कम होते जा रही है, और उद्योगों के लगने से हमारे कृषि भूमियों पर भी उद्योग लगते जा रहे हैं। न केवल ऐसी जगहों पे जहां पर कृषि की अनुपयोगी भूमि है वहां पर उद्योग लगे, ऐसी बात नहीं है। कृषि जहां पर उपयोग किया जा रहा है उनके आसपास ही अन्य उद्योग लगते जा रहे हैं। कृषि पर आधारित उद्योग लगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कृषि भूमि पर स्टील फैक्ट्रियां लग रही हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि भूमि हमारे पास कम है और उद्योगों का विस्तार होने से हमने कृषि के ऊपर ध्यान नहीं दिया, और सारे विकासशील देशों के साथ ये दिक्कत है। इसके बाद देखते हैं सांस्कृतिक मूल्यों का ह्रास। हम अपनी संस्कृतियां सारे देश जितने भी है सभी एक वैश्विक ग्राम में अगर ये तब्दील हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो अपनी संस्कृतियों को कहीं ना कहीं छोड़ते जा रहे हैं। अपनी अपनी संस्कृतियों को छोड़ करके हम पाश्चात्य संस्कृति या विकसित देशों की संस्कृतियों को अपनाते जा रहे हैं, और इस तरह से हमारे जो विकासशील देशों की संस्कृति है, चाहे वो भारतीय संस्कृति के रूप में हो, ये इसमें ह्रास हुआ है। इसके बाद देखते हैं हमारा नैतिक स्तर में छठवां पॉइंट मैंने इसको दिया हुआ है, नैतिक स्तर में गिरावट। नैतिक स्तर में गिरावट का मतलब हम अपने उत्पाद को बेचने के लिए हम किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। तो ये विज्ञापनवाद का युग है, और यहाँ पर नैतिकता का प्रश्न ही नहीं रह गया है। हमारा उत्पाद जब हमारा बिकता है तब हमको ये जो पैसा है वो मिलता है, और हम उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं 7वां पॉइंट है आर्थिक उपनिवेशवाद।
पहले ये राजनीतिक उपनिवेशवाद हुआ करता था, एक देश दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करके उसकी भूमि के ऊपर कब्जा करके उस देश को गुलाम बनाया करता था, लेकिन अब वो दिन नहीं रह गए। अब आर्थिक उपनिवेशवाद काफी मात्रा में आ गया। आर्थिक उपनिवेशवाद का मतलब यह है कि मेरा अगर हित है आपके साथ, तो वो विकसित देश क्या करेगा, उस विकासशील देश को जिसके साथ उसका हित सधेगा उसके साथ वो वहां पर निवेश करेगा और उस पर अपने सारे नियम कानून डालेगा। जैसे हमने WTO की हम बात करते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन की, तो उसके बहुत सारे नियम ऐसे हैं जो विकसित देशों को लाभ पहुंचाने वाले हैं, विकासशील देशों पे नहीं, जो उत्पादक देश हैं उनको नहीं। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं, इसी पर भी हम बात कर रहे थे, हम अगला पॉइंट उसको हम दे सकते हैं विकसित देशों के दोहरे मापदंड। विकसित देश ऐसे नियम कायदे बनाते हैं जो उनके हित के हिसाब से हो, वह उत्पादक देश या विकासशील देश के ऊपर के हिसाब से नहीं बनाते, वो अपने देश में हमारे पब्लिक या हमारी जनता को क्या लाभ हो सकता है इन नियमों से ऐसे नियम बनाते हैं। जैसे हमारे पास अगला पॉइंट है, हम देखेंगे विकसित देशों के दोहरे मापदंड। विकसित देश जो है कानून ऐसे बनाते हैं जो उनके जनता के लाभ के लिए हों, उनके पब्लिक उनसे फायदा उठा सके। तो ऐसे कानूनों में हम देखेंगे, एक आता है हमारे पास पेटेंट कानून। तो भारत के साथ अगर हमने कुछ पेटेंट कानून बनाए या वो विकसित देश ऐसे कानूनों को बहुत ज्यादा कड़ाई के साथ, या जो विकासशील देश हैं या जो उनके अधीनस्थ जो साथ में व्यापार करने वाले देश हैं उनको उसका लाभ न मिल पाए, ऐसे कानूनों में कुछ दाव पेच लगा दिए जाते हैं। इसी प्रकार से वो दोहरे मापदंड के रूप में जिन देशों के साथ उनकी डीलिंग अच्छी है, जिनके साथ उनका बिजनेस अच्छा है, मतलब जहां पे उनको निर्यात ज्यादा होता है उनको ढील प्रदान करते हैं, जबकि आयात कम करते हैं। और एक विकसित देश दूसरे विकसित देश के साथ जो डील करता है, विकासशील देश के साथ वही डील नहीं करता, जबकि उनको कम दामों के साथ उनको दिया जाता है, उनके उत्पादों को कम दाम दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं 9वां पॉइंट है कल्याणकारी राज्य की बाजार के पक्ष में दुर्बलता। कल्याणकारी राज्य जो हुआ करते थे, वर्तमान समय में जब यह जो भूमंडलीकरण हुआ तो वह कल्याणकारी राज्य बाजारवाद के प्रभाव में आकर के, क्योंकि वो जो कल्याणकारी राज्य है वहां पर की जो सरकार है उसको कोई ना कोई प्रमोट करता है। और वो क्यों प्रमोट करता है? क्योंकि उसको अपना फायदा देखना है। तो ऐसे ही राजनीतिक पार्टियों को अलग अलग जो उद्योगपति हैं या अलग अलग उद्योग हैं, चाहे विकसित देशों के उद्योगपति हो चाहे खुद अपने विकासशील देशों के उद्योगपति हो, वो अपने हिसाब से उन चुनी हुई सरकारों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। इस तरह से राज्य का जो निर्णय क्षमता है वो कम होती जाती है और इस तरह से जो बाजार के पक्ष में ही वो सारे निर्णय लिए जाते हैं या उन उद्योगपतियों के पक्ष में निर्णय लिए जाते हैं जो उनको प्रमोट करते हैं। अगला हम पॉइंट देखेंगे, दूरियों के सिमटने से देशों के बीच नकारात्मक संचार में तेजी आई। जैसे हम अगर बात कर रहे हैं वर्तमान वायरस कोरोना वायरस के बारे में, कोविड-19, यह जितनी तेजी से फैला, एक जगह पे यह उभरा, चीन के वुहान शहर में ये उभरा और यहां से पूरा ये अमेरिका, इटली, भारत, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रसिया, ये सारी जगहों पे ये फैल गया। और कितनी तेजी से फैला, और इसके पीछे प्रसार के पीछे ये द्रुतगामी जो संचार के माध्यम है, चाहे वो हवाई जहाज के रूप में हो, भारत में भी तो आया तो वो एक प्लेन से ही आया। तो यह जो द्रुतगामी परिणाम है या यातायात के जो चीजें हैं वह किसी भी एक जगह पे, चाहे अमेरिका में कोई चीज हो जाए या रसिया में कोई चीज हो जाए या चीन में कोई चीज हो जाए, भारत में कोई चीज हो जाए, यह तुरंत ही बहुत जल्दी प्रसार होता है। यह भी एक हम इसके सकारात्मक प्रभाव के साथ हम इसके निगेटिव पॉइंट्स को भी देख सकते हैं। अब हम देखते हैं भूमंडलीकरण के, अब हम निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं धीरे धीरे। भूमंडलीकरण एक शाश्वत सत्य है, ये पहले भी रहा है, अभी भी है और बाद के कालों में तो पूरा विश्व और एकजुट हो जाएगा। तथा वर्तमान में यह हमारे जीवन के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करता है। इसके सकारात्मक पक्ष हैं तो नकारात्मक पक्ष भी हैं, दोनों पक्ष हमारे सामने हैं। अब हमको इन नकारात्मक पक्षों को हम दूर कर सकते हैं तकनीकी ज्ञान के द्वारा, बेहतर एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठा के, और
बेहतर विकल्प के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इस भूमंडलीकरण का। यह टॉपिक बीए सेकेंड ईयर के नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित था। यह जो आने वाले साल में यह पाठ्यक्रम आएगा, तो मैं छात्रों से यह चाहूंगा कि आने वाले साल में जब यह पाठ्यक्रम आपके सिलेबस में शामिल हो तो अपने पाठ्य पुस्तकों का भी समुचित अध्ययन करेंगे और अपना एक नया विजन बनाएंगे। ये जो चीजें जो मेरे विजन या जो मेरी दृष्टि में आई मैंने आपको बताया, और इस पे जो भी सुधार की और आवश्यकता हो सकती है, या मैंने जो पाठ्य पुस्तकें जो मुझे मिली या मेरे को जो संचार के माध्यमों से जो मैंने मटेरियल कलेक्ट किए, मैंने आपको ये बताया। इस पे अपना विचार अपना स्वयं का जब आप करेंगे तो उन पाठ्य पुस्तकों का रेफरेंस जरूर ले लेंगे। धन्यवाद।